जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो देखो हमारे पास जो एक विधि थी अलैंगिक जनन की वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो हम है वो देखेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ, जो हम पहले जिसमें पुष्पी पौधों में देखेंगे और फिर देखेंगे मानव के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम पुष्पी पौधों के अंदर बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन की विधियाँ वो कैसे संपन्न होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हमको पुष्प के जो भाग हैं उनके पता होने चाहिए कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। देखो हमारे पास कोई भी जो फूल होता है तो फूल में अगर हम देखते हैं कि उसमें पत्तियां होती है चारों तरफ, इसके नीचे जो हरी हरी जो और उसमें जो पत्तियां होती है जिनको बाह्य दल कहा जाता है। पत्तियों को जो अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसके मध्य हमको दो प्रकार के और पदार्थ देखने को मिलते हैं जिनको पुंकेसर और स्त्री केसर कहा जाता है। आइए हम पहले इस पुष्प की अगर संरचना देखें तो वो कैसी होती है। देखो अगर पुष्प की संरचना देखेंगे तो वो हमको लगभग इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखो बाहर से जो हमको ये ऐसे दिखाई दे रही है वो तो है पंखुड़ियाँ, और जो नीचे है हमारे पास वो है बाह्य दल। और फिर इसके अंदर जैसे हमको ये संरचनाएं दिख रही है नली जैसी संरचनाएं, इनको हम कहते हैं पुंकेसर। और जो मध्य मध्य वाला भाग होता है इसको कहा जाता है स्त्री केसर। तो ये पुंकेसर और स्त्री केसर। जब पुष्प के अंदर जब जनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें मुख्यतः ये दो ही भाग लेते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये इनको हम जनन अंग भी कहते हैं पुष्पी पौधों के। तो पुष्पी पौधों के जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो फूल के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एक लिंगी पुष्प। अब एक लिंगी पुष्प का मतलब है कि ऐसे पुष्प जिसके पास केवल एक ही लिंग उपस्थित हो, अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों में से कोई केवल एक ही उपस्थित होता है उसके पास, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फिर है उभयलिंगी पुष्प। अब देखो उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें हमारे पास स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों और गुड़हल। अगर एक लिंगी पुष्प की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास होता है पपीता और तरबूज। ये हमारे पास इनके एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। और एग्जाम में ये उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी का ध्यान रखना पपीता और तरबूज होते हैं, वही अगर उभयलिंगी की बात करें तो सरसों और गुड़हल होता है। अगर हम पुंकेसर की अगर हम बात करें अलग से, तो देखो जो हमारे पास ये पुंकेसर की संरचना है तो इनके भी कुछ अलग अलग भाग होते हैं। तो आइए हम इसके अगर जो पुंकेसर है उसके अलग अलग भाग देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली संरचना लगभग इस तरीके से होती है, फिर ये नलिकाकार भाग होता है पुंकेसर का। अब देखो हमारे पास जो ये ऊपर वाला भाग है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं परागकोश। पुंकेसर वाले का जो सबसे ऊपर हिस्सा है इसको परागकोश कहा जाता है। और परागकोश के जो नीचे जो ये नलिका है इसको हम कहते हैं तंतु। इस नलिका को हम तंतु कहते हैं। और ये जो हमारे पास परागकोश है इसमें देखो ये छोटी छोटी जो हमारे पास ये बूंदें हैं जो कोशिकाओं के रूप में हैं, इनको हम कहते हैं परागकण। देखो इसमें ये है हमारे पास परागकण। और ये जो परागकण है हमारे पास पुंकेसर में, इनको हम नर युग्मक भी कहते हैं, नर युग्मक। तो परागकोश में जो परागकण हैं उनको नर युग्मक कहा जाता है। ऐसे अगर हम बात करें इस स्त्री केसर वाले जो पुष्प के मध्य मध्य भाग में स्थित होता है, उसकी अगर हम संरचना बनाएंगे तो लगभग वो इस तरीके से संरचना बनेगी। अब देखिए अगर हम इसके अंदर देखें जो हमारे पास स्त्री केसर का जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। और जो हमारे पास ये नीचे जो नलिकाकार भाग है इसको हम कहते हैं वर्तिका। और जो नीचे वाला भाग है फूला हुआ भाग, इसको अंडाशय कहा जाता है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। तो देखो पुंकेसर के तो कौन कौन से भाग हो गए हमारे पास, पुंकेसर के हो गए परागकोश, तंतु और परागकण। और स्त्री केसर के भाग हो गए हमारे पास वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखो वर्तिकाग्र का मतलब ऊपर वाला भाग हो गया, वर्तिका प्लस अग्र। अग्र मीन्स आगे वाला भाग, तो ये तो हो गया वर्तिका का आगे वाला भाग। और जो नलिका है वो वर्तिका हो गई, नीचे वाला फूला हुआ भाग अंडाशय हो गया। अब देखो अगर इसकी हम बात करें स्त्री केसर की, तो इसके मध्य में एक नली और पाई जाती है इस तरीके से, एक नली और पाई जाती है। ये जो नली है वो हमारे पास पराग नली कहलाती है, पराग नली। अब देखो पराग नली का क्या कार्य होता है। जैसे मान लो हमारे पास जो परागकोश है और परागकोश में जो ये परागकण हैं, जब ये परागकण बाहर निकलते हैं तो परागकण ये जो बाहर निकलकर इस वर्तिकाग्र में प्रवेश करते हैं। और वर्तिकाग्र में से इस पराग नली में से ये होता हुआ सीधा हमारे पास इस अंडाशय तक पहुँच जाता है।
और इस वाले भाग तक ये पहुंच जाता है। अब ये जो हमारे पास पराग कण थे इनको हम नर युग्मक कहते थे। ये जो नर युग्मक है वो यहाँ तक अंडाशय तक पहुँच जाते हैं और इस अंडाशय वाले नीचे वाले भाग में यहाँ पर मादा युग्मक होते हैं। हमारे पास एक और बीज होता है जिसको मादा युग्मक कहते हैं। अब देखो जो पराग कण था वो नर युग्मक और इसके अंदर जो हमारे पास युग्मक था वो मादा युग्मक, जब दोनों आकर यहाँ पर ये मिल जाते हैं तब इनका निषेचन होता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप ये हमारे जो निर्माण करते हैं वो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? पराग कण और इसके अंदर जो हमारे पास बीजांड उपस्थित हैं दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये युग्मनज का निर्माण हो गया, अब धीरे धीरे युग्मनज विभाजित होता रहता है और ये धीरे धीरे भ्रूण में बदल जाता है। जब ये भ्रूण में बदल जाता है तो धीरे धीरे ये जो पूरा है हमारे पास अंडाशय वाला भाग ये बीज के अंदर बदल जाएगा और जब बीज के अंदर बदल जाता है तो ये लास्ट में हमारे पास फल में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये फल में परिवर्तित हो जाता है तो इसके जो बाहर वाले भाग है, पंखुड़ियाँ हैं, ये हमारे पास जो पराग कोश है या फिर ये जो हमारे पास और भी इसके भाग हैं वो बाह्यदल ये अलग अलग हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं और ये फल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो होती है स्वपरागण, एक होती है परपरागण। तो स्वपरागण का मतलब हो गया कि हमारे पास एक फूल है, इस एक फूल में से जो हमारे पास पराग कण है वो पराग कण अगर इसी में से निकलकर और इसी वर्तिकाग्र पर अगर गिर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। और हमारे पास अगर ये जो कण है पराग कण इसमें से निकलकर दूसरे फूल के अगर वर्तिकाग्र वाले भाग पर गिर जाता है तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। अर्थात अगर एक फूल है उसमें से परागकण निकला और उसी वर्तिकाग्र में अगर गिर गया उसी फूल के तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाएगी। और अगर एक फूल से हमारे पास जो परागकण है वो निकल रहा है और दूसरे फूल के जैसे मान लो और फूल है हमारे पास अगर उन फूलों के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहा है और युग्मनज का निर्माण हो रहा है तो यह जो प्रक्रिया होती है वो परपरागण प्रक्रिया कहलाती है। अब इसमें जो हमारी एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि बीज निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो आइए हम ये बीज निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले इस पराग कोश में जो पराग कण हैं वो बाहर निकलकर इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद इस पराग नली से होता हुआ बीजांड तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसमें पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अब देखो जो हमारे पास इसमें जो बीजांड था और जो इसके हमारे पास जो नर युग्मक है परागकण ये दोनों मिलकर यहाँ पर निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण करता है। ये 2 नंबर की प्रक्रिया हो गई। 3 नंबर पर अगर हम बात करें जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो धीरे धीरे ये विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये इसके 3 नंबर की निर्माण की प्रक्रिया। 4 नंबर पर अगर हम बात करें जब ये भ्रूण में इसमें बदल जाता है तो धीरे धीरे ये जो पूरा हमारे पास अंडाशय वाला भाग है वो बीज के अंदर बदल जाता है और बीज के जब अंदर बदल जाता है तो इसके जो बाहर वाले भाग हैं, पत्तियां हैं, जो हमारे पास बाह्य दल हैं, ये सभी टूटकर अलग हो जाते हैं और बीज का निर्माण हो जाता है। इसी को हम बीज निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं। और एक और है लास्ट में जब बीज का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब फल बन जाता है। जैसे आम है, आम के अंदर हम पहले देखते हैं कि पहले तो बीज होता है, जो गुठली होती है वो बीज होती है, फिर बाद में फल में परिवर्तित होता है। तो ये है बीज निर्माण की प्रक्रिया। ये हो गए हमारे पास पुष्पी पौधों में जनन की प्रक्रिया संपूर्ण। अगर हम कल पार्ट में देखेंगे कि जो हमारे पास मनुष्य में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार संभव होती है, जिसमें से नर हमारे पास जनन तंत्र है और मादा जनन तंत्र है, वो दोनों देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।